सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज की भी टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर रिलेटेड है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड आपके पास कोई भी अपना फीडबैक हो इस सीरीज को इंप्रूव करने के लिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। सो गाइस, अब अपने पहले अपडेट की बात करते हैं। अब जो COAI है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट की है। एक्चुअली दो रिक्वेस्ट की है। अब ये एसोसिएशन करती क्या है, अब टेलकोस को, मतलब जैसे हो गया आपका जियो, एयरटेल, वी या BSNL को गवर्नमेंट से यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है, अगर सबको एक साथ करनी होती है तो यहाँ पे ये एसोसिएशन के थ्रू करते हैं, तब यहाँ पे गवर्नमेंट इनकी सुनती है। तो आप एक तरह से बोल सकते हो ये एसोसिएशन एक मीडिएटर का काम करती है टेलकोस एंड गवर्नमेंट के बीच में। सो यहाँ पे टेलकोस ये बोल रहे हैं, जो भी आजकल आप OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये हमारे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स तो हमारे टेरा बाइट्स का यहाँ पे डाटा कंज्यूम कर लेते हैं एक ही दिन में। एंड ये जो अचानक से मार्केट में डाटा ट्रैफिक में सर्ज आया है, इसकी वजह से टेलकोस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ रहा है इस ट्रैफिक को मैनेज करना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ताकि आपको अच्छे नेटवर्क यहाँ पे टेलकोस प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे पड़ रही है, बट इससे टेलकोस का एक्स्ट्रा कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन टेलकोस ने गवर्नमेंट को ये दिया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी हमारे साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना चाहिए। अब टेलकोस ने ये बोला है कि ये जो बाहर की OTT प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया का पैसा, मतलब इंडिया के लोगों से सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड ये अपनी पेरेंट कंट्री के पास लेकर चले जाते हैं वो पैसा। अब अगर ये हमारे साथ अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे तो जो इंडिया का पैसा है वो थोड़ा बहुत इंडिया में रहेगा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है। तो बेसिकली टेलकोस की बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट इन्होंने पहली बार नहीं की है, इन्होंने पहले भी की थी, बट ये इसलिए फिर से कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। सो लेट्स सी टेलीकॉम मिनिस्टर के चेंज होने से क्या गवर्नमेंट का यहाँ पे डिसीजन चेंज होता है, नहीं होता है। सो अब जो सेकंड रिक्वेस्ट है टेलकोस की, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब जो टेलकोस है गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं, अब जो 5G का नेक्स्ट ऑक्शन होगा उसमें इन्हें 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे बाय करने दो। अब ये जो स्पेक्ट्रम है गवर्नमेंट इसलिए नहीं यहाँ पे ऑक्शन में ला पा रही है क्योंकि जो ये 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है ये आपके वाईफाई में भी यूज होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्पेक्ट्रम वाईफाई के लिए रखे या इन्हें ये 5G के लिए दे दें। इस 6 गीगाहर्ट्ज के पीछे टेलकोस इसलिए पड़े हैं क्योंकि अगर इस 6 गीगाहर्ट्ज से ये 5G को डिप्लॉय करेंगे इंडिया में तो ये कुछ $10 बिलियन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो ये काफ़ी क्रूशल रहेगा। अगर ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने इनकी एक्सेप्ट कर ली तो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ होने वाली है। अब अपने नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। कॉलर ID सर्विस हरियाणा एंड मुंबई में टेस्टिंग में स्टार्ट हो चुकी है। इन टेलकोस ने इन दोनों जगहों पे ये सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब ये सर्विस है क्या? अब आपने ऑब्वियसली ट्रू कॉलर तो अभी तक यूज़ किया ही होगा, क्योंकि आपको जानना है कि जो अननोन नंबर आपको कॉल कर रहा है वो कौन है। अब ये सर्विस गवर्नमेंट चाह रही है कि जो टेलकोस हमारे, ये हमें इनबिल्ट ही देते हैं, हमें अलग से ट्रू कॉलर यहाँ पे यूज़ ना करना पड़े, अपना डाटा ट्रू कॉलर को यहाँ पे ना देना पड़े। अब ये ट्रू कॉलर से ये चीज़ बहुत ही अलग चलने वाली है, क्योंकि इसमें जो आप नंबर देते टाइम अपनी ID दोगे, यहाँ पर ये वही नाम दिखाएगा जब आप किसी को कॉल करोगे। तो ये ट्रू कॉलर ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है, क्योंकि जिस बंदे के नाम पे सिम होगा उसी का नाम आपके सामने यहाँ शो होगा। अब इस कॉलर ID सर्विस को लॉन्च करने का जो मेन रीज़न वो यही है कि जो स्पैम कॉल्स आजकल बढ़ रही हैं इतना, उसे यहाँ पे गवर्नमेंट कम करना चाह रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इन स्पैम कॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ एंड आप भी परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन एंड पता नहीं कौन कौन से लोन यहाँ पे बेचते रहते हैं। सो अगर हमें पहले से ही पता होगा कि ये भाई बैंक का फ़ोन है या किसी का भी फ़ोन है तो हम यहाँ पे उठाएंगे ही नहीं। तो एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। अब इसका जो असली टेक्निकल नेम है वो है CNAP, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। यस, गवर्नमेंट ने इस सर्विस का यही नाम रखा है, CNAP, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। अब इस सर्विस को देने के लिए जो हमारे टेलकोस है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज बताई है कि इसे डिप्लॉय करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है। सेकेंड चीज़, हायर वेटिंग टाइम। मगर मतलब कि अगर आप कॉल करोगे तो सामने वाले को कॉल लगने के लिए जो बीच टाइम होता है ना, ये बढ़ सकता है, क्योंकि अब उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने डाटाबेस से निकालनी पड़ेगी एंड डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो जो कॉल वेटिंग टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है एंड इसके लिए टेलकोस को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। एंड इन्वेस्टमेंट तो टेलकोस यहाँ पे करने के टाइम पे उन्हें बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगली चीज़, ये बस 4G एंड 5G मोबाइल में ही सर्विस काम करेगी, तो जो 2G एंड 3G यूज़र्स हैं वो यहाँ पर इस सर्विस का मज़ा नहीं ले पाएंगे। एंड उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है सर्विस देना, एंड ये सर्विस को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी हार्ड है
एंड अगर ये गलत तरह से इंप्लीमेंट हुई तो ये जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो बेकार कर सकती है। एंड लास्ट में इन्होंने बोला है कि ये चीज़ प्राइवेसी के लिए भी बहुत बेकार है। सपोज मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को पता लगे मेरा नाम एंड मुझे कॉल कर रहा हूँ, तो ये मेरी प्राइवेसी के लिए बेकार चीज़ है। तो टेलकोज ने यहाँ पे बोला है कि ये चीज़ इतनी मैंडेटरी नहीं है, अगर हम इसे स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर देना चाहिए। सो अब नेक्स्ट अपडेट, अब जो इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की रेस चल रही है, तो उसके लिए कंपनीज को चाहिए सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल। तो उसमें एक और कंपनी का यहाँ पे नाम शामिल हो चुका है, एक और कंपनी को यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुका है, उसका नाम है ऑर्बिट कनेक्ट। अब ये दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है, एक है जियो एंड एक है SES। ये दोनों कंपनी से मिलकर एक ऑर्बिट कनेक्ट करके यहाँ पे एक वेंचर स्टार्ट किया है, उसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल देती है उसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। एंड ये जो वेंचर है इसमें जियो का 51% स्टेक है एंड जो दूसरी कंपनी है SES उसका यहाँ पे 49% स्टेक है। तो यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, बट अभी इन्हें टेलीकॉम डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना है। अभी ये पहली कंपनी नहीं है जिन्हें अप्रूवल मिला है इस चीज़ का। एक है एयरटेल की OneWeb, उसे भी अप्रूवल मिल गया है, एंड एक और कंपनी है जिन्हें यहाँ पे ये अप्रूवल मिल चुका है। और अभी अमेजॉन एंड स्टारलिंक को अप्रूवल मिलना बाकी है। सो लगता है स्टारलिंक से पहले ये सारी कंपनीज आपको इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी विलेजेस एरिया के लिए, एंड जो माउंटेन एरिया होते हैं उधर के लिए भी काफ़ी सही रहेगी। एंड जितना हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा इस इंडस्ट्री में, उतना ही हमें फेयर प्राइस देखने को मिलेगा। सो अब नेक्स्ट अपडेट है VI की तरफ से। अब VI भी जो अपने शेयर्स हैं वो यहाँ पे बेच रहा है, किसको? नोकिया को, एरिक्सन को। अब इन्हें यहाँ पे इनके ड्यूज पे करने होंगे। अब ड्यूज पे करने के लिए पास इनके पास फंड नहीं है VI के पास, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब अपने हम जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे बेच देते हैं। अब अभी तक जो VI की हिस्सेदारी है वो किस किस के पास है? एक आदित्य बिरला ग्रुप्स एंड एक वोडाफोन। इनकी जो हिस्सेदारी है वो है 37.3% एंड गवर्नमेंट का भी यहाँ पे 23.2% यहाँ पे शेयर है वी में। बाकी 37.1% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। एंड इस जो शेयर बेचने के बाद नोकिया के पास होंगे 1.5% शेयर एंड एरिक्सन के पास होंगे 0.9% शेयर। एंड इस डील की जो डिटेल्स है स्क्रीन में इस समय आपके सामने आ जाएगी। तो अब टेलीकॉम की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और न्यूज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन समिट होता है हर साल, अब 2024 का जो होने वाला है उसकी यहाँ पे डेट कंफर्म हो चुकी है। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की यहाँ पे डेट निकल के आई है एंड ये हवाई में होगा। अब ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें लॉन्च होने वाला है एंड्रॉयड का मोस्ट पावरफुल SoC इस साल का, वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 4। अब इस इवेंट में क्या होने वाला है इतना तो स्नैपड्रैगन वालों ने नहीं बताया है, बट हमें इतना आइडिया लग चुका है कि इस इवेंट में ये बहुत ज़्यादा AI फोकस रखने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि एप्पल इवेंट में एप्पल ने एक अलग चीज़ करी अपनी AI के साथ कि उन्होंने बोला कि हमारे जो AI के टास्क होंगे यहाँ पे वो ऑन डिवाइस ही होंगे, हमें यहाँ पे क्लाउड सर्वर की जरूरत नहीं पड़ रही है मोस्ट ऑफ द AI टास्क के लिए। अब सेम चीज़ यहाँ पे स्नैपड्रैगन वाले भी करेंगे, क्योंकि उन्हें भी दिखाना है कि हम भी ऑन डिवाइस AI टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अपने न्यू SoC में यहाँ पे NPU काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। एंड इनका जो ये लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 होगा विल फीचर कस्टम ओरियन CPU एंड ये 3 नैनोमीटर की TSMC की टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होगा एंड इसमें आपको LPDDR6 रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अपडेट, OnePlus का एक न्यू फोन लॉन्च होने वाला है, OnePlus Nord CE4 Lite। अब ये आपको 18 जून को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, आप इसे यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब ये अगर फोन लॉन्च होता है 20,000 के आसपास तो ये फोन काफी तगड़ा होने वाला है। अब जो इनका OnePlus Nord 4 CE था वो भी काफी सक्सेसफुल रहा था एंड ये स्मार्टफोन भी अगर एकदम प्राइस पॉइंट को एकदम सही रखते हैं ये, तो लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो स्क्रीन में इस समय आपके सामने आ जाएगी। अब आप इस स्मार्टफोन को बाय करोगे या नहीं करोगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस बस इतने आज की टेक न्यूज़ के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी हो। मैंने थोड़ा यहाँ पे इन डेप्थ चीज़ों को बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।